हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये शीत युद्ध था क्या। तो शीत युद्ध को समझने से पहले मैं आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टोरी बताता हूँ, जिसके बाद शीत युद्ध शुरू हुआ था। तो मैं आपको बता दूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कि शुरू हुआ था 9 सितंबर 1939 से और ये ख़त्म हुआ था 9 अगस्त 1945 में। और मैं आपको बता दूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दुनिया दो ग्रुप्स में बट गई थी, दो गुटों में बट गई थी, जिसमें पहला ग्रुप था मित्र राष्ट्र और दूसरा था ध्रुवीय राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र के अंदर अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसएसआर और फ्रांस शामिल थे, और वहीं दूसरी तरफ ध्रुवीय राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, और इसके अलावा यूएसएसआर के लीडर थे स्टालिन। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम ध्रुवीय राष्ट्र की बात करें तो जर्मनी का जो तानाशाह था, यानी जो डिक्टेटर था, वो था एडोल्फ हिटलर, और जापान का जो एम्परर था यानी सम्राट था वो था हिरोहितो, और इसके अलावा इटली के जो प्रधानमंत्री थे वो थे मुसोलिनी। तो मैं आपको बता दूं कि इनके बीच में ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर देखने को मिला। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में अमेरिका सीधे तौर पर यानी डायरेक्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं था। अमेरिका बाहर रहकर सिर्फ और सिर्फ अपने मित्र राष्ट्रों यानी ब्रिटेन, यूएसएसआर और फ्रांस की मदद कर रहा था। लेकिन जब 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर अचानक हमला किया, जिससे हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गए। अमेरिका के जितने भी विमान थे, जितने भी हथियार थे, वो नष्ट हो गए थे। तो इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब अमेरिका पूरी ताकत से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया था। तो अब अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने ब्रिटेन और सोवियत संघ के साथ मिलकर जर्मनी को हरा दिया। लेकिन जापान आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अमेरिका के सामने अब दो ऑप्शन थे। पहला, जापान पर सीधे हमला करना, जिसमें लाखों सैनिकों की मौत हो सकती थी और जो युद्ध था, जो वॉर था, वो लंबा समय तक खिंच सकता था। और दूसरा ऑप्शन था नया हथियार इस्तेमाल करना। अब यहाँ मैं नए हथियार की बात कर रहा हूँ, यानी एटॉमिक बॉम्ब की बात कर रहा हूँ, जिससे युद्ध बहुत ही जल्दी खत्म हो सकता था। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने सेकंड ऑप्शन चुना। अमेरिका ने जापान को हराने के लिए परमाणु बम का यूज़ किया। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया। अब इस बम का नाम रखा उन्होंने लिटिल बॉय। और इसके बाद फिर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के ही दूसरे शहर, जिसका नाम था नागासाकी, उस पर परमाणु बम से हमला किया। और इस बार जो परमाणु बम का नाम था वो था फैटमैन। तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने जो फैटमैन परमाणु बम का इस्तेमाल किया था, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था, खत्म हो चुका था। और इसके बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया, जिसके बाद ऑफिशियली 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, समाप्त हो गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही जब दुनिया के लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था यानी जो इकोनॉमी थे वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी दो देश ऐसे भी थे जो अभी भी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। एक कंट्री का नाम था यूएसए यानी अमेरिका, और दूसरी कंट्री का नाम था यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों ही देश पूरी दुनिया में अपने अपने विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, अमेरिका पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में लोकतंत्र और पूंजीवादी विचारधारा फैलाना चाहता था, जबकि सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा फैलाना चाहता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच वैचारिक मतभेद बढ़े। मतलब दोनों के जो थॉट्स थे वो अपोजिट थे, और दोनों के दोनों ही अपने थॉट्स को पूरी दुनिया पर लागू करना चाहते थे, और दोनों के बीच एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लग गई। इसकी वजह से दोनों के बीच, दोनों महाशक्तियों के बीच आगे बढ़ने की होड़ लग गई। ये दोनों ही देश पूरी दुनिया में अपने अपने विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि दुनिया के कुछ देश अमेरिका की विचारधारा से प्रभावित होकर अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो गए। वहीं दूसरी ओर कुछ देश ऐसे भी थे जो सोवियत संघ की विचारधारा से प्रभावित होकर सोवियत संघ के ग्रुप में शामिल हो गए, और देखते ही देखते पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंटती चली गई। आप इस वर्ल्ड मैप को देखिए। इस वर्ल्ड मैप में जो हिस्सा येलो कलर से हाईलाइट है, ये वो देश थे जो अमेरिका के सपोर्ट में थे, और जो रेड कलर से हाईलाइट है, ये वो देश थे जो सोवियत संघ के सपोर्ट में थे।
अब एक बार यूरोप को ज़रा ध्यान से देखिए। बेचारा यूरोप भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। रेड वाला पूर्वी यूरोप था जो कि सोवियत संघ के सपोर्ट में था, और येलो वाला पश्चिमी यूरोप था जो कि अमेरिका के सपोर्ट में था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने साथ शामिल करना चाहते थे, इसीलिए दोनों देशों ने ग्रुप्स बनाने शुरू किए। अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसी को देखते देखते सोवियत संघ ने भी अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा वार्सा पैक्ट। अब आप ये अच्छे से देख सकते हो कि किस तरह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रही इस विचारधारा की लड़ाई की वजह से दुनिया किस तरह से दो हिस्सों में बंट गई थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रही इस विचारधारा की लड़ाई को कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध कहा गया, जो कि 1945 से 1991 तक चला। हालांकि इस बीच किसी तरह का युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध की संभावनाएं, संघर्ष, तनाव, युद्ध का भय और हमले की आशंका जैसी सिचुएशन बनी हुई थी, लेकिन वास्तविकता में कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। तो इसी को कहा जाता है शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर, जो कि 1945 से 1991 तक चला। सो आई होप अब तक आपको शीत युद्ध अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब दुनिया में इतना सब चल रहा था तो इस बीच तीन बड़े सवाल थे। पहला, इस बीच भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? दूसरा, आखिर भारत किस ग्रुप में शामिल होने वाला था? तीसरा, इस बात का फैसला आखिर कौन करने वाला था? तो आइए इन सभी चीज़ों को समझते हैं। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीरेश स्टडी पॉइंट, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि 1946 से लेकर 1964 तक भारत के विदेश मंत्री भी थे। नेहरू जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं, और अगर हम किसी ग्रुप में गए तो हम अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को खो देंगे। संप्रभुता का मतलब होता है अपने फैसले खुद से लेने की आज़ादी, और वैसे भी लगभग 300 सालों तक भारत ने भी तो इसी स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए लड़ाई लड़ी थी। और अब अगर हम किसी ग्रुप में शामिल हो गए तो शायद हम दोबारा से अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को खो देते। तो अब सवाल ये आता है कि फिर भारत ने क्या किया? तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने इन सभी चीज़ों से बचने के लिए एक पॉलिसी अपनाई जिसका नाम रखा नॉन अलाइंड पॉलिसी, जिसे हिंदी में गुट निरपेक्षता भी कहते हैं। नॉन अलाइंड का सीधा सा मतलब है कि भारत किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होगा। भारत की इस नॉन अलाइंड पॉलिसी ने न सिर्फ भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता को बचाया था, बल्कि भारत की इस पॉलिसी ने दूसरे देशों को भी मौका दिया कि अगर वो भी किसी भी ग्रुप में नहीं जाना चाहते तो वो भी भारत की नॉन अलाइंड पॉलिसी का हिस्सा बन सकते हैं। जहाँ पहले वर्ल्ड सिर्फ 2 ग्रुप्स में ही डिवाइड था, वहीं भारत की इस नॉन अलाइंड पॉलिसी के बाद वर्ल्ड 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था, जिसे आप यहाँ वर्ल्ड के मैप में आसानी से देख सकते हैं। इसमें आपको जो येलो कलर से हाईलाइट देश दिख रहे हैं, ये वो सभी देश थे जो अमेरिका के सपोर्ट में थे, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड यानी पहली दुनिया कहा गया। और जो रेड कलर से हाईलाइट देश हैं, ये वो सभी देश हैं जो सोवियत संघ के सपोर्ट में थे, जिन्हें सेकेंड वर्ल्ड यानी दूसरी दुनिया कहा गया। और जो ग्रीन कलर से हाईलाइट देश हैं, ये वो सभी देश थे जो भारत के साथ गुट निरपेक्षता में शामिल थे, जिन्हें थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया कहा गया। नॉन अलाइंड कंट्रीज यानी गुट निरपेक्ष देश न तो अमेरिका के साथ गए और न ही सोवियत संघ के साथ। इन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही महाशक्तियों से दूरी बनाते हुए शीत युद्ध के प्रभाव को कम करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी। सच में नेहरू जी एक अच्छे प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक अच्छे विदेश मंत्री भी थे। जब नेहरू जी विदेश मंत्री थे तो उन्होंने 3 चीज़ों को काफ़ी प्रमोट किया। पहली, नेहरू जी ने नॉन अलाइंड पॉलिसी को प्रमोट किया। दूसरी, नेहरू जी चाहते थे कि दुनिया में शांति और सुरक्षा बनी रहे, इसीलिए नेहरू जी ने हमेशा से ही पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट किया। तीसरी, नेहरू जी उपनिवेशवाद को दुनिया से पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे। उपनिवेशवाद का मतलब होता है किसी देश को गुलाम बनाकर रखना। नेहरू जी चाहते थे दुनिया में सभी देश स्वतंत्र हों और वो अपने फैसले खुद ले सकें। तो अगर हम देखें, नेहरू जी की 3 पॉलिसी रही। पहली, नॉन अलाइंड पॉलिसी। दूसरी, पीस एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। तीसरी, गैर उपनिवेशवाद की पॉलिसी। आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए, अगर आप नेहरू जी की जगह होते तो आप क्या करते? सो आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए।
और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसे कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो आज की वीडियो से इतने ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।